पहला विश्व युद्ध और रूसी सम्राट। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय शक्ति थी, तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए। उन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसीलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर ही फैल गया। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों काफ़ी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा घिसता गया, जार ने डयूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से चलाने शुरू किया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगे। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बढ़ने लगी। जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग की जर्मन नाम था। जारीना, जार की पत्नी महारानी अलेक्सांड्रा के जर्मन मूल होने और उसके घटिया सलाहकारों, खासतौर से रासपुटिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फैसला तय कर दिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 16 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया से रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलना पड़ा। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को नष्ट कर डाला ताकि दुश्मन की सेना वहाँ टिक न सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख की ज़्यादा शरणार्थी होगी। इन हालात ने सरकार और जड़ दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे और वे लड़ना नहीं चाहते थे। युद्ध से उद्योगों पर बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे ही बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक के समुद्र से जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उन पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेजी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइन टूटने लगी। अच्छे सेहत वाले मजदूर युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर इस शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थे। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ थी। फरवरी में मजदूरों के इलाकों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी थी। कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसीलिए वह जार द्वारा डीमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री से तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखाने में हड़ताल के नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 22 फरवरी महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच ने इसकी प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन के सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी इतर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया।
रविवार 25 फरवरी की सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी तंत्र काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकार के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने इसके पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत की और हड़ताल मजदूरों के साथ आ मिली। उस शाम के सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां आज ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधि जार से मिलने गया। सैन्य कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 22 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का राशन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए। उसका चुनाव सार्वभौमिक बहुमत अधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और समिति बनाने पर पाबंदी हटा दी गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियत बना ली गई। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वाचित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अब रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी ने ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी होने लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया, इसीलिए फिलहाल अंतिम सरकार को समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ ही महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। गरीब मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियाँ बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना सिपाहियों की समितियाँ बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूस सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने वाली बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियाँ चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के पिता को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1947 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शन में भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छुपना या भागना पड़ा। गाँव में किसानों और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भू निर्वितरण के लिए दबाव डालने, इस काम के लिए भूमि समितियाँ बना दी गई थी। सामाजिक क्रांतिकारी से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के लिए किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही ठोक देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू की। सेना और फैक्ट्री सोवियत को मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद